हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। आज हम लोग अपने वीडियो में करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस का जो लास्ट टॉपिक था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हम लोगों ने क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात की थी, जिसमें हमने लास्ट किया था कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वो हम लोग न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देकर, उसके बाद जो था आपका क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। और इरिगेशन में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ इरिगेशन में देखा था कि वेल के जरिए करते हैं, कुआं के जरिए, कैनाल्स, नहरों के जरिए, उसके बाद आपका टैंक के जरिए, रिवर लिफ्ट सिस्टम। और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में था ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर वाटर सिस्टम और वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में हम बात की थी। आज क्रॉप का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा लिए हैं, तो क्रॉप का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है, क्रॉप बहुत तेजी से हमारे फील्ड में ग्रो हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करना होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जैसे उसमें बीमारी नहीं लगे, कोई उसमें डिजीज नहीं हो, कोई उसमें अनवांटेड प्लांट ग्रोथ न करे, जैसे पेस्ट कंट्रोल करना, आपका वीड्स कंट्रोल करना, पेस्ट कंट्रोल करना, डिजीज कंट्रोल करना। और फिर उसके बाद जो है, जब इस सब चीज़ों से बच जाएगा और क्रॉप प्रोटेक्ट होकर के क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेंगे, तो लास्ट में उसको स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स भी हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट किससे किससे करना है? तो क्रॉप को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है 4 चीज़ों से। क्रॉप को किससे प्रोटेक्ट करना है? तो हम लोग को 4 चीज़ों से करना है। उसमें सबसे पहला आपका जो प्रोटेक्शन है वो है आपका वीड कंट्रोल। क्या है? वीड्स कंट्रोल। उसके बाद है आपका दूसरा है आपका पेस्ट कंट्रोल। बहुत सारे जो है आपको पेस्ट भी लगते हैं, तो पेस्ट से भी कंट्रोल करना है, पेस्ट को कंट्रोल करना है। उसके बाद है आपका डिजीज कंट्रोल। और आपको लास्ट में जो है आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है। तो हम लोग आज इसी पर कवर करने वाला है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, और लास्ट में एनिमल हस्बेंड्री पर भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये। सबसे पहले क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम लोग को वीड्स कंट्रोल करना है, पेस्ट कंट्रोल करना है और डिजीज कंट्रोल करना है। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो है वो है आपका वीड्स कंट्रोल। वीड्स क्या है? तो वीड इज द अनवांटेड प्लांट, जिसको हम लोग खरपतवार कहते हैं। वीड्स कंट्रोल द अनवांटेड प्लांट, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, विच में ग्रो along with the crop is called weeds. The unwanted plant which may grow या which may come out, जो कि निकल आता है, which may grow along with our crops are called weeds। उसको हम लोग खरपतवार बोलते हैं। और खरपतवार को हम लोग को हटाना बहुत जरूरी है। वीड्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ताकि सही समय पर उसको हटाने के बाद ये जनरली जो होता है वो हमारा न्यूट्रिएंट जो होता है क्रॉप का, वो ले लेता है और उससे ज़्यादा ग्रो कर जाता है और हमारे क्रॉप को हार्म करता है। इसलिए वीड्स आप देखिएगा कि एकदम हरा भरा रहेगा और क्रॉप की तुलना में ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स यही यूज कर लेता है और हमारे क्रॉप को डैमेज करता है। इसलिए वीड्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द क्रॉप। तो वीड्स को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग वीडिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो हम लोग वीडिंग को करते हैं, यानी वीड्स को हटा देते हैं, अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और वीडिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन इन 2 ways। तो वीडिंग कैन बी डन, हम लोग वीडिंग 2 तरीके से कर सकते हैं। वीडिंग कैन बी डन
इनटू वेज। कौन कौन दो तरीका हम लोग अपना सकते हैं? तो दो तरीका जो हम लोग अपना सकते हैं वो है आपका पहला तरीका है हम लोग का केमिकल मेथड जो हम लोग यूज करते हैं। केमिकल मेथड हम यानी केमिकल यूज करते हैं, केमिकल मेथड, METHOD, केमिकल मेथड। और दूसरा तरीका है फिजिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग केमिकल मेथड में ब्रीडिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल मेथड में कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग। हम लोग छिड़काव कर देते हैं, स्प्रेइंग वीडिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स बाजार में आते हैं, वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जिनका छिड़काव करने से हमारा क्रॉप जो है आपका बच जाता है। और ये कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो मार्केट में बहुत तरह का आता है। फॉर एग्जांपल में आप देखते हैं 2,4-D जो है आपका 2,4-D ये यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद जो है आपका एल्ट्राजिन है, एल्ट्राजिन भी हम लोग यूज करते हैं, एल्ट्राजिन। उसके बाद गैमेक्सिन पाउडर भी यूज करते हैं, एल्ट्राजिन है, गैमेक्सिन पाउडर है आपका। तो ये सब जो है हम लोग वीडिसाइड्स के रूप में, हर्बिसाइड्स के रूप में यूज करते हैं। और वीड्स को जो है केमिकली स्प्रे करके जो किसान जो है वो मास्क लगा करके, आपका ग्लव्स लगा करके, आपका पूरा बॉडी को क्लोज करके, और वो वीड्स को ही मारता है, क्रॉप को छोड़ देता है। वो स्पेशल एक तरह का केमिकल होता है जो वीड्स अनवांटेड प्लांट को किल करता है, हटा देता है और हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है और क्रॉप बच जाते हैं और अच्छा हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो है आपका दूसरा जो मेथड है हम लोग का वो फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो हमको मेहनत करना पड़ेगा और फिजिकली जो है वीड्स कैन बी अपरूटेड विद द हेल्प ऑफ द खुरपी और अदर जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको कोड़ करके हटा देते हैं। तो वीड्स कैन बी physically removed and uprooted with the help of hands, यानी weeds can be physically removed and uprooted with the help of hands। हाथ की मदद से हम लोग उसको फिजिकली निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको फिजिकल मेथड। तो अगर आपको वहां पर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर उसी चीज को लिखा है कि फिजिकल मेथड में आप यहाँ से अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा। फिजिकल मेथड में हमको लिखना है वीड्स कैन बी रिमूव्ड, यहाँ लिखे वीड्स कैन बी रिमूव्ड फिजिकली, PHYSICALLY, फिजिकली, वीड्स कैन बी रिमूव्ड फिजिकली, वीड्स कैन बी फिजिकली रिमूव्ड, ये वही बात है, वीड्स कैन बी रिमूव्ड फिजिकली एंड अपरूटेड, उसको निकाल फेंकते हैं, उसको जड़ से निकाल के फेंक देते हैं, अपरूटेड विथ द हेल्प ऑफ our hands, and it is called physical method। तो ये इन तरीकों से हम लोग जो है वीड्स से जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में वीड्स कंट्रोल करने का ये उपाय। उसके बाद जो है आपका आता है पेस्ट कंट्रोल। हमारे जो है क्रॉप को बहुत सारे पेस्ट जो होता है, यानी बहुत सारे पेस्ट जो है वो भी हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं। पेस्ट क्या हो गया? तो पेस्ट जो हो गया आपका वो होता है पेस्टिसाइड्स, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको कोई बैक्टीरिया लग गया, कोई वायरस लग गया, या बहुत सारे जो है आपका इंसेक्ट्स भी लगते हैं,
तो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और उससे जो है हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो हो गया पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल करना, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, उसका छिड़काव हम लोग भी करते हैं, स्प्रेइंग करते हैं यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स which includes पेस्टिसाइड्स में क्या है, दीमक नहीं लगने देना है, which includes herbicides, insecticides, which includes herbicides, आपका पेस्टिसाइड्स, herbicides है, fungicides है, पेस्टिसाइड्स है, which includes herbicides, weedicide भी इसमें आता है। एंड फंगिसाइड्स, यानी फंगस वगैरह से भी बचाना है तो फंगिसाइड्स भी हम लोग के रूप में हम यूज करते हैं और उससे जब हम अपने क्रॉप को बचाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेस्ट कंट्रोल। उसके बाद जो है हमारे पास जो है अगला जो है हमारा प्रोटेक्शन है वो है डिजीज कंट्रोल। बहुत सारे बीमारियां भी जो है हमारे क्रॉप्स को लगती हैं, मौसम का रुख बदलता है, हवाओं का रुख बदलता है, तो हम लोग को जो है वो कंट्रोल करना पड़ता है, डिजीज कंट्रोल करना पड़ता है। तो डिजीज कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिजीज कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिजीज कंट्रोल, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग। छिड़काव हम लोग करते हैं, पहले से सुरक्षा करते हैं अपने क्रॉप का और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्प्रेइंग कंपाउंड्स ऑफ, उसमें बहुत सारे केमिकल आते हैं जिसका हम लोग छिड़काव करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। उसके बाद जो है आपका आर्सेनिक, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, मरकरी, मरकरी, आर्सेनिक, आर्सेनिक एंड एक और केमिकल है जिसका नाम है आपका जिंक, आर्सेनिक, जिंक, जिंक भी यूज करते हैं, आर्सेनिक, जिंक एंड कॉपर। इन सब केमिकल का छिड़काव करके हम लोग बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से लगने वाले डिजीज से अपने क्रॉप को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिजीज कंट्रोल। उसके बाद जो है आपका है स्टोरेज। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अगर क्रॉप का प्रोटेक्शन हमने कर लिया, क्रॉप को प्रोटेक्ट कर लिया और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो हम अपने अनाज को, ग्रेन्स को, ग्रेनरीज को हमको स्टोर भी करके रखना है ताकि हमारा वो अनाज जो है सुरक्षित रह सके और बहुत लंबे समय तक उसको हम लोग स्टोर करके रख सके। तो उसके लिए हम लोग गोदाम में रखते हैं, गोदाम में रखते हैं हम लोग। उसके बाद जो है आपको गनी बैग्स में रखते हैं, ग्रेनरीज में रखते हैं, सीलोज में रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में भी कम टेम्परेचर पर जो है आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, आपको ग्रेन्स को रखा जाता है। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में हम लोग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स में हम लोग बिफोर स्टोरेज, लेकिन ग्रेन्स को हम लोग पहले जो है आपको स्टोर करने के पहले उसमें हम लोग दो काम करते हैं। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं और उसको अच्छी तरह से हम लोग जो है ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं और उसको, उसके बाद जो है उसमें कीड़ा ना लगे, दीमक ना लगे, उसको फ्यूमिगेटिव करते हैं, उसको यूज करके और तब उसको हम लोग स्टोरेज करते हैं। बिफोर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, बिफोर स्टोरेज यहां लिखिए ग्रेन्स, माने स्टोरेज करने के पहले, बिफोर स्टोरेज ग्रेन्स शुड बी माने गंदा उंदा तो हम उसको रख नहीं सकते हैं। ग्रेन्स शुड बी क्लीन, ग्रेन्स शुड बी क्लीन, ड्राई
अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए, तब उसमें क्या होता है निमेटोड्स, चूहा वगैरह जो है, या उसमें जो है आपका पेस्ट वगैरह नहीं लगता है, उसमें कोई कीड़ा कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं लगता है। वो नमी रहने से, मॉइस्चर रहने से सूखा नहीं रहेगा, ड्राई नहीं रहेगा, इसलिए हम उसको ओपन में सनलाइट में धूप में सुखाते हैं। धान का फसल है उसको पूरा फैला देते हैं, उसको बहुत लोग छत पे या बहुत बड़े फील्ड वगैरह में, और उसको सुखा लेते हैं, तब उसको गनी बैग्स में यानी जूट वाले बैग्स में, बोरा में उसको हम लोग भर करके स्टोर करते हैं। तो बिफोर स्टोरेज grains should be clean, dry and fumigates यानी उसमें कुछ टैबलेट्स वगैरह केमिकल्स लगा देना, टू फ्यूमिगेट्स टू किल पेस्ट, ताकि पेस्ट वगैरह नहीं लगे उसमें, टू किल पेस्ट। अब स्टोरेज हम लोग क्या करते हैं जनरली जो है आपका उसमें हम लोग करते हैं केमिकल मेथड से, मैकेनिकल मेथड से। और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन वेयर हाउसेस, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स को कहाँ हम लोग स्टोर करते हैं, इन वेयर हाउसेस। बड़े बड़े आप देखते हैं कि हम लोग के पास भी गोदाम रहता है, उसमें हम लोग स्टोरेज करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन वेयर हाउसेस, उसको हम लोग छिड़काव करते हैं वहाँ केमिकल वगैरह का, और उसको पूरा जो है प्रोटेक्ट करके तब हम लोग वहाँ पर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन वेयर हाउसेस करते हैं। उसके बाद दे कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड in ग्रेनरीज। बड़ा बड़ा जो है आपका ग्रेनरीज रहता है, घरों में हम लोग बना करके रखते हैं ग्रेनरीज, GRAINERIS ग्रेनरीज, एंड सिलोज। और बहुत बड़ा बड़ा जो है हम लोग का कोठी टाइप का रहता है, बनाया हुआ रहता है, उसमें मिट्टी का भी रहता है। बहुत सारा लोग आजकल तो स्टील वगैरह का बंद करके आता है, और उसमें हम लोग अनाज को स्टोरेज रखते हैं। यहाँ पर जो था आपका पेस्ट कंट्रोल में हम लोगों ने देखा था कि हार्बिसाइड वीडिसाइड से बचाना है। पेस्ट जो होता है वो क्या करता है कि छेद कर देता है आपको, प्लांट को बहुत डैमेज करता है, प्लांट को डैमेज कर देगा, क्रॉप प्लांट को डैमेज करता है, तो उससे हमारा क्रॉप जो है वो खराब हो जाता है। तो पेस्ट जो है आपको जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज। जो आप यहां पर देख लीजिए, एक बार और आप लोग लिख लीजिएगा कि इसमें जो है जनरली इंसेक्ट पेस्ट जो होता है, यानी जो कीड़ा लगता है हमारे क्रॉप में, वो 3 तरीके से जो है आपको डैमेज करता है हमारे क्रॉप्स को। जनरली इंसेक्ट पेस्ट attack on the crop plant in 3 ways। 3 तरीके से वो करता है, और वो डैमेज करता है क्रॉप को। सबसे पहले ये क्या करता है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले दे कट द रूट, स्टेम and leaf of the crop plant। वो फसल वाला जो पौधा है उसको डैमेज करेगा, उसके जड़ को काट देगा तो अपने आप सूख जाएगा, उसके तना को डैमेज कर देगा, उसके पत्तियों को डैमेज कर देगा, तो ठीक तरह से प्लांट का ग्रोथ नहीं हो जाएगा। पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पेस्ट हमारे क्रॉप को बहुत डैमेज करता है। तो ये 3 तरीके से डैमेज करता है। पहला क्या करता है, दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ द क्रॉप प्लांट, दे सक द। उसके बाद क्या करता है, बहुत सारा इंसेक्ट जो है वो चूसता है उसको, दे सक द सेल सैक, उसके अंदर जो भरा हुआ जो जूस रहता है तना के अंदर, उसके पत्तियों के अंदर, सेल सैक फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द, रूट से, स्टेम से, लीफ से, फ्लावर से, वेरियस पार्ट्स ऑफ द
वेरियस पार्ट्स, PARTS, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद जो है आपका तीसरा तरीका जो है से वो डैमेज करता है, दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, उसमें छेद भी कर देता है। दे बोर इनटू द स्टेम एंड फ्रूट्स, और फल को डैमेज कर दिया तो आपके काम का नहीं रहेगा, तना में छेद कर दिया तो उसका ग्रोथ को प्रभावित करेगा। तो इस तरह से जो है इंसेक्ट पेस्ट जो होता है वो क्रॉप प्लांट को 3 तरीके से डैमेज करता है। तो ये पेस्ट कंट्रोल करना जरूरी है, आपको डिजीज कंट्रोल करना जरूरी है और वीड कंट्रोल करना जरूरी है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में हम लोगों को इतनी बातों को ध्यान रखना है और फिर क्रॉप को का हाई प्रोडक्शन करा करके उसको स्टोरेज भी कर लेना है, उसको अच्छी तरह से सुखा देना है, धो देना है, सुखा देना है और फ्यूमिगेट्स करके उसको हम लोग को स्टोर कर लेना है गनी बैग्स में, ग्रेनरीज में और सीलोज में, ताकि हमारा क्रॉप जो है वो लंबे समय तक प्रोटेक्ट होकर के रह सके, सुरक्षित रहे और सेफ रहे। उसके बाद हम लोग आते हैं जो इसका अलग पार्ट जो है वो हम लोग आज उसको भी इंक्लूड कर देते हैं, जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी हम लोग प्लांट का प्रोडक्ट जो है अपने फूड में एज ए रिसोर्सेस यूज करने के साथ साथ बहुत सारे हम लोग जो है एनिमल रिसोर्सेस को भी अपने फूड रिसोर्सेस में यूज करते हैं। यानी बहुत सारे जानवरों का जो प्रोडक्ट है वो भी हम लोग अपने खाद्यान्न के रूप में, अपने खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम लोग जानवरों की देखभाल कर जिस जीव विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री में आपको 4 तरह का जो है वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, biological science which deals the branch of biological science which deals with the scientific management of scientific management of farm animals, scientific management of farm animals, including their breeding, feeding, उनको ब्रीड करवाना, उनको फीड करवाना, उनको अच्छी तरह से खाना खिलाना, ब्रीडिंग, फीडिंग, वीडिंग एंड हीडिंग। हीडिंग मतलब डिजीज कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल भी करना है, इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। तो जिसमें हम लोग जानवरों की देखभाल करते हैं, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड हीडिंग, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। एनिमल हस्बेंड्री में जो है हम लोग जो है आपको 4 तरह का चीज आपको यहाँ पर पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री दिस इंक्लूड्स जो है आपको क्या क्या करना है वो हम लोग को इसमें इंक्लूड करता है। सबसे पहले जो है आपका कैटल फार्मिंग, उसके बाद जो है आपका दूसरा जो है आपका पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी और चिकन वगैरह जो है यानी कि कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, उनको हम लोग एज ए फार्मिंग में इंक्लूड करते हैं आपका। उसके बाद जो है तीसरा जो है आपका वो फिश प्रोडक्शन भी आपको इसमें पढ़ना है, फिश प्रोडक्शन। उसके बाद जो चौथा है आपका वो है बी कीपिंग, यानी हनी बी को हम लोग यूज करते हैं एज ए हनी के रूप में,
मधुमक्खियों से हमको मधु मिलता है जो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन है। तो कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग, ये 4 चीजों को आपको एनिमल हस्बेंड्री में आपको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है आपके इस टॉपिक में, सिलेबस में। सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है आपका कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होता है? मवेशियों का देखभाल करना। मवेशियों को हम लोग क्यों रखते हैं, तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो कैटल फार्मिंग जो है वो 2 तरीके का होता है। एक हम लोग यानी मवेशी हम किस लिए पालते हैं, तो मवेशी हम लोग दो चीजों के लिए पालते हैं। एक हम लोग मवेशियों से दूध मिलता है, अगर गाय है, भैंस है और बकरी है, इनका जो फीमेल है यानी जो फीमेल है वो दूध देती हैं, उनसे उनका दूध से हम लोग को दूध और उनके दूध से बने वाले उत्पाद यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो है हमको उनको मिलता है। तो डेयरी एनिमल्स आर कॉल्ड द मिल्क कैटल, उनको मिल्क कैटल कहते हैं। और एक उनके मेल जो होते हैं, जो जानवर होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं ड्रॉट एनिमल्स के रूप में उनको यूज करते हैं, यानी वो उनसे हम लोग खेती के बहुत सारे काम करवाते हैं। उनको हम लोग बैलगाड़ी में काटिंग में जोतते हैं, उनको हम लोग टिलिंग करने में, खेतों को लेयरिंग करने में, उनको लेवल करने में मिट्टी को हम लोग जोतते हैं, उसको हल में जोतते हैं। अभी भी बैलों को जोता जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों का, कहीं बहुत सारे जब हम लोग फीमेल को भी यूज करते हैं तो जनरली, लेकिन मेल को यूज किया जाता है। तो ड्रॉट फार्मिंग में भी उनको हम लोग यूज करते हैं। तो ड्रॉट कैटल और मिल्क कैटल ये 2 तरह के कैटल होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें आपका, तो मिल्क एनिमल एक होता है मिल्क एनिमल और दूसरा जो होता है ड्रॉट एनिमल। तो मिल्क एनिमल इंक्लूड those animals of cattle का बात करें, cattle which is used to produce milk, and milk product, पनीर है, दही है, दूध के साथ साथ, and milk products are called मिल्क कैटल और मिल्क एनिमल, दूध देने वाले उनको जानवर, MILCH, मिल्क कैटल उनको हम लोग बोलते हैं। उसके साथ साथ जो है आपका ड्रॉट कैटल्स, ड्रॉट एनिमल्स भी होते हैं। मिल्क एनिमल के अलावा ड्रॉट एनिमल्स भी होते हैं। ड्रॉट एनिमल्स क्या है? ड्रॉट एनिमल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ड्रॉट एनिमल्स में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के पास जो है श्रम करने वाले जो मेल होते हैं, DRAUGHT, ड्रॉट एनिमल्स में बहुत सारे मवेशी ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खेती किसानी में यूज करते हैं, तो जिनसे हम लोग लेबर का, मजदूरी का काम कर लेते हैं। दोज एनिमल्स दैट वर्क, जिनसे हम लोग काम लेते हैं, दैट वर्क इन द fields फॉर इरिगेशन। बहुत सारे जानवरों को हम लोग रेहट में उनको जोतते हैं, सिंचाई उनसे करते हैं, पानी निकालने का काम करते हैं, इरिगेशन। उसके बाद जो है आपका कार्टिंग, जैसे हमने बताया कि बैलगाड़ी में भी उनको जोतते हैं, कार्टिंग एंड टिलिंग, मिट्टी को लेयरिंग करने में, लेवल करने में, टिलिंग आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स, और इनसे लेबर का हम लोग काम करते हैं, ड्रॉट एनिमल्स उनको बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका कैटल ब्रीड की अगर हम लोग बात करें तो कैटल का जो ब्रीड होता है, यानी हमारे यहाँ जो कैटल है, मवेशी है, उसके 2 तरह के ब्रीड्स होते हैं। कैटल ब्रीड्स जो है हमारा वो 2 तरह का है। कैसा कैटल ब्रीड्स है? तो कैटल ब्रीड्स में जो है आपका 2 तरह का ब्रीड्स है।
एक कैटल ब्रीड जो हमारा होता है वो फॉरेन ब्रीड होता है, इंडाइजेनस जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन और फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन ब्रीड, फॉरेन ब्रीड। और दूसरा होता है आपका इंडियन ब्रीड, माने देसी और विदेशी, दो तरह के कैटल ब्रीड हम लोग यूज करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पर। फॉरेन ब्रीड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है एग्जॉटिक ब्रीड, उसको हम लोग एग्जॉटिक ब्रीड भी बोलते हैं। और इंडियन ब्रीड को हम लोग इंडाइजेनस ब्रीड बोलते हैं, इंडाइजेनियस ब्रीड, इंडाइजेनियस ब्रीड, इंडियन ब्रीड। अब अगर हम लोग बात करें कैटल ब्रीड में, जो फॉरेन ब्रीड है, फॉरेन ब्रीड में हम लोग के पास जो यूज करते हैं गाय का वेराइटी, फॉरेन ब्रीड ऑफ काउ अगर हम लोग बात करें, और इंडियन ब्रीड ऑफ काउ, क्योंकि गाय का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड में गाय की अगर हम लोग फॉरेन ब्रीड की बात करें तो हम लोग बहुत ज्यादा जर्सी गाय को यूज करते हैं, जर्सी। उसके बाद जो है जर्सी के बाद जो है हम लोग यूज करते हैं हॉलिस्टाइन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस है। तो जर्सी हो गया, उसके बाद है ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की गाय है ब्राउन स्विस। और हॉलैंड की गाय भी बहुत दूध देती है, उसको हम बोलते हैं हॉलिस्टियन, हॉलिस्टीन HOLESTEIN, हॉलिस्टीन फ्रीजियन FREISIAN, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, ये हॉलैंड की गाय। उसके बाद जो है आपका इंडियन ब्रीड में हम लोग के पास दो है। इंडियन ब्रीड में काउ का जो ब्रीड है वो है बॉस इंडिकस, ये इंडियन काउ है, बॉस इंडिकस, इंडियन काउ, इंडिकस माने इंडिया, इंडियन काउ गाय का जो है, काउ माने गाय हो गया, बॉस इंडिकस। और दूसरा जो है आपका है बॉस बुबेलिस, बॉस बुबेलिस साइंटिफिक नेम है इसका, बॉस बुबेलिस। ये बुफेलो का है, बुफेलोज जो होता है, बुफेलोज भैंस का वेराइटी को हम लोग बॉस बुबेलिस कहते हैं। इंडियन ब्रीड में बॉस इंडिकस है। अगर काउ का इंडियन ब्रीड की हम लोग बात करेंगे तो काउ का इंडियन ब्रीड में आपका है रेड सिंधी, रेड सिंधी, ये लाल रंग की गाय होती है सिंधी गाय, ये भी काफी दूध देती है, रेड सिंधी। उसके बाद है साहिवाल, पंजाब हरियाणा मेवाती गाय साहिवाल। उसके बाद गिर गुजरात की गाय, ये इंडियन वैरायटी है। तो इंडियन काउ का ब्रीड ये हो गया आपका रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, ये इंडियन ब्रीड है। अब हम लोग का एकमात्र एम है कि गाय का जो हम लोग पालन करते हैं तो उससे हम लोग का ज्यादा से ज्यादा दूध का जो है उत्पादन हो सके। तो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? तो दूध का उत्पादन तभी बढ़ेगा जब हम गाय को अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, उसको हम लोग रियरिंग ठीक से करेंगे, उसका साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, उसको अच्छा खाना देंगे, क्योंकि अच्छा खाना उसको हम लोग न्यूट्रिशनल डाइट खिलाएंगे तो उसके कारण जो है हमारा उसका प्रोडक्शन जो है वो मिल्क का बहुत ज्यादा बढ़ता है, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो उससे हम लोग का रिलेटेड जो एक टर्म आता है वो है लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है आपको सिंपल वे में समझना है कि लैक्टेशन पीरियड जो होता है, गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो गाय जब बछड़े को जन्म देने के बाद उसको हम लोग जितने दिन तक उसका दूध का उत्पादन करते हैं उसी को हम लोग लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। जितना दिन तक, मान 6 महीने तक हमने दूध दुहा, गाय का बछड़ा देने के बाद दूध का उसका दोहना शुरू किया और 6 महीने तक दुहा। एक ऐसी गाय जो जिसको हमने 8 महीने तक दुहा तो उसका लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो हॉलिस्टाइन फ्रीजियन, इसमें सबसे ज्यादा उसका लैक्टेशन पीरियड होता है। जो हॉलैंड की हॉलिस्टाइन फ्रीजियन जो गाय है वो 305 दिन तक उसको हम लोग दूहते हैं और सभी गायों में सबसे ज्यादा उसका लैक्टेशन पीरियड है। वो गाय जो है उसका बछड़ा जन्म देने के बाद से हम लोग 305 दिनों तक उसका दूध को प्राप्त कर सकते हैं, उसको दूह सकते हैं। सामान्य गाय को भी कोई परेशानी नहीं होगा, गाय पर भी कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा और आप उसका दूध को यूज भी अच्छी तरह से कर सकते हैं।
तो वो है उसका लैक्टेशन पीरियड। द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ calf of a calf, when a cow starts the period after the birth of a calf, when a cow starts produce milk till end is called lactation period। दुग्ध काल उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड, जिसका जितना ज्यादा होगा उतना जो है हमारे मिल्क प्रोडक्शन को उतना ज्यादा दूध देगी वो उतना ही अच्छा है। और लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करते हैं, उसको भी अच्छा राशन देते हैं, उसको डिजीज कंट्रोल करते हैं, उसका सेट जो होता है उसको मैनेज करते हैं, और इस तरह से जो है हम लोग उसका प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए we enhance milk production by increasing their lactation period। we can enhance यानी बढ़ा सकते हैं, enhance milk production by increasing their lactation period। हम लोग जो है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं इनके लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा करके। एंड दिस कैन बी डन बाय क्रॉस ब्रीडिंग। इसमें हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, यानी हम लोग देसी ब्रीड को विदेशी ब्रीड के साथ मिला देते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग जैसे करते हैं काऊ के केस में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। तो आपको बताया कि हॉलस्टाइन फ्रीजियन एक गाय है, भारत में हम लोग जनरली जो करते हैं वो उसका सबसे ज्यादा लैक्टेशन पीरियड है 305 दिन का है। और हमारे यहाँ जो एक गाय है साहिवाल, जो पंजाब हरियाणा की गाय बहुत मजबूत होती है, उसमें जल्दी कोई बीमारी नहीं पकड़ता है, शरीर से शारीरिक बनावट संगठन उसका ऐसा है, काफी मजबूत तो दिखती है, काफी हेल्दी गाय वो होती भी है शारीरिक बनावट के हिसाब से। चारा वगैरह भी उसको ज्यादा हम लोग खिलाते हैं और उसको अच्छी तरह से पालते हैं हम लोग, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन उसका बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हॉलस्टाइन फ्रीजियन में जो है मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको क्रॉस ब्रीड कराते हैं। क्रॉस ब्रीड किसका क्रॉस ब्रीड हम लोग कराते हैं हॉलस्टाइन फ्रीजियन 305 लैक्टेशन डे वाली जो गाय है उसके साथ क्रॉस कराते हैं साहिवाल इंडियन गाय को। इसमें क्या करते हैं, हॉलस्टाइन फ्रीजियन फीमेल को लेते हैं, फीमेल, और साहिवाल मेल को लेते हैं। और इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद जो है हम लोग को जो गाय मिलती है उसको फ्रिस वॉल बोलते हैं। फ्रिस वॉल साहिवाल का प्रजाति से फ्रिस वॉल मिला। और ये काऊ जो होता है वो बहुत ज्यादा दूध भी देती है और बहुत जल्दी ये बीमार भी नहीं पड़ती है, स्ट्रांग भी रहती है। इन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करा करके हम एक अच्छी वेराइटी हम लोग भारत में उत्पादित करते हैं और उससे हम लोग अपना क्रॉप प्रोडक्शन को उससे हम लोग अपना मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये हम लोग कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके जरिए जो है हम लोग गाय को के द्वारा दूध के उत्पादन को, उसके लैक्टेशन पीरियड को, उसके मिल्क प्रोड्यूसिंग पीरियड को बढ़ा सकते हैं। और अब मिल्क प्रोडक्शन को इसके अलावा इसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन को हम लोग बहुत 3 तरीके से भी उसको हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। एक है आपका शेल्टर मैनेजमेंट क्या है? शेल्टर मैनेजमेंट का मतलब हुआ
कि गाय का जो शेड है उसको देखभाल अच्छी तरह से करना। एनिमल्स एंड देयर शेड नीड टू बी क्लीन्ड। एनिमल्स एंड देयर शेड यानी उनका जो रहने का जो जगह है, देयर शेड नीड्स टू बी क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल। उसको हम लोग को अच्छी तरह से साफ करना है। नीड्स टू बी क्लीन्ड एट अ रेगुलर इंटरवल। उसको समय समय पर साफ करके रखना है एट ए रेगुलर इंटरवल पर। यह पहला हम लोग को करना है। दूसरा क्या करना है, जानवरों को आप देखते हैं कि वो गोबर कर देते हैं फिर बैठते हैं तो उनका बॉडी जो है वो बहुत गंदा भी हो जाता है, फिर उनका बाल वगैरह इधर उधर बिखर जाता है। तो उनके शरीर को भी अच्छी तरह से धोना, उसको साफ करना और उसको मैनेज करना, तो ये भी हम लोग करते हैं। तो एनिमल शुड बी ब्रश करके उसको ठीक ठाक करते हैं। एनिमल्स शुड बी ब्रश, उसको ब्रश कर देना। ब्रश रेगुलरली टू रिमूव किसके लिए, टू रिमूव द लूज हेयर, जो उनका हेयर वगैरह जो है गंदा है या जो हेयर मान लीजिए कोई टूट गया है, बिखरा हुआ है, लूज हेयर, टू रिमूव द लूज हेयर एंड डर्ट फ्रॉम दियर बॉडी, और उसके शरीर की गंदगी को भी ब्रश करने से निकल जाता है। एंड डर्ट फ्रॉम दियर बॉडी, और उसके शरीर से ये निकल जाएगा, फ्रॉम दियर बॉडी। उसके बाद है जो उसका शेड होता है, द शेड शुड बी वेल वेंटिलेटेड। उसमें अच्छी तरह से हवा आना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। खिड़की वगैरह उसमें आप अच्छी तरह से दीजिए, उसमें हवा आने दीजिए। वेंटिलेटेड should be well ventilated and covered from, ऊपर से उसमें छत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बारिश वगैरह में, गर्मी में, धूप में वो उससे उसको बचाना है। एंड कवर्ड विथ वेल वेंटिलेटेड एंड कवर्ड विथ रूफ्ड, एंड रूफ्ड लिख देंगे तो हो जाएगा। वेल वेंटिलेटेड एंड रूफ्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन से उसको वर्षा से बचाए, कोल्ड जाड़े से बचाए, एंड हीट और गर्मी से बचाए। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड हीट। तो ये भी हमको करके रखना है। द फ्लोर ऑफ द कैटल, साथ ही साथ जानवरों को जहां हम रखते हैं उनका जो आपका जो जमीन होता है नीचे का, वो हम लोग उसको थोड़ा उसमें स्लोपिंग रखते हैं और उसको भी धो करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं। और स्लोप किया हुआ रहता है, वो सीमेंटेड रहता है, स्लोप किया हुआ रहता है। तो आप देखते हैं कि वो उसमें पानी वगैरह देने से और पानी मार देने से, या जानवर को अगर यूरिन वगैरह भी करता है, मूत्र वगैरह भी करता है, तो तेजी से निकल जाता है। तो ये भी हम लोग शेल्टर मैनेजमेंट में उनका देखभाल करके कर सकते हैं। तो द फ्लोर ऑफ द कैटल should need to be the floor of the cattle shed, कैटल का जो शेड है, नीड टू बी स्लोपिंग, उसको स्लोपिंग रखना है। स्लोपिंग needs to be sloping so that needs to be sloping so as to stay dry and to facilitate
cleaning and to facilitate cleaning. उसको क्लीन करने में भी सुविधा होता है और ड्राई रखने में भी सुविधा करेगा, जल्दी से सूख जाएगा, इसलिए जो है हम लोग उसको जो है आपको सही रखते हैं। उसके बाद जो है आपको जानवरों को हम लोग जो है उसको मेंटेनेंस करते हैं, उसको फूड सप्लीमेंट भी देते हैं और डिजीज कंट्रोल करते हैं। तो ये तो शेल्टर मैनेजमेंट हो गया। शेल्टर मैनेजमेंट के बाद जो है उसका हम लोग मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट करते हैं। दूसरा जो है आपका है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में हम लोग दो तरह से करते हैं। उनको कैसे मेंटेन करके रखेंगे, जैसे बहुत बार जानवर क्या होता है कि ऑफ पीरियड रहता है, दूध नहीं देता है, तो उस समय हम उसको बहुत ज्यादा हेल्दी डाइट नहीं देते हैं, उसको सिर्फ मेंटेन करके रखते हैं, उसको नॉर्मल खाना देते हैं। लेकिन बहुत बार जानवर जो है उसका लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, अब उससे हमको ज्यादा दूध का उत्पादन करना है, तो उस समय उसका जो डाइट है वो हम लोग बढ़ा देते हैं और उसको हम लोग अच्छा खाना देते हैं, उसका अच्छी तरह से देखभाल करते हैं ताकि उसका मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और उससे ज़्यादा हमको मिल्क का प्रोडक्शन करा सके, हमको ज़्यादा दूध मिल सके। तो दो तरह का भोजन हम लोग देते हैं। एक होता है आपका फूड रिक्वायरमेंट में, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट एक होता है पहला, ये फूड रिक्वायरमेंट में आपका, इसको आप फूड रिक्वायरमेंट के तहत लिखिएगा। ये क्या है आपका? फूड रिक्वायरमेंट। इसको आप फूड रिक्वायरमेंट में लिखिए। फूड रिक्वायरमेंट में आपका पहला है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट और दूसरा जो है आपका मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट में क्या होता है? द फूड इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एनिमल, दिस टाइप ऑफ फूड is required to support animal, and we give them and we provide them normal food for their growth, फॉर दियर बॉडी ग्रोथ, उसका शरीर विकसित होता रहे और वो अच्छी तरह से देखभाल उसका होता रहे। ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट पे उसको हम लोग देते हैं। दूसरा है आपका मिल्क रिक्वायरमेंट। अब वो दूध देने के स्टेज में है तो उसको हम लोग अच्छा खाना देंगे ताकि उसका मिल्क रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ सके। तो मिल्क रिक्वायरमेंट हम लोग 3-4 तरह के रफेज देते हैं। उसके साथ साथ जो है हम लोग उसमें जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट आप लिख सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट, ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट था। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट में आपका द फूड विच इज रिक्वायर्ड, द फूड जैसा हमने कहा कि लैक्टेशन पीरियड का फूड है, द फूड विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग lactation period is called milk producing requirement। इसमें हम लोग उसको बहुत अच्छा सप्लीमेंट देते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट उसको हम लोग बोलते हैं। ये हम लोग 3 तरह का होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट में आपका रफेज जो होता है ROUGHAGE, रफेज। इसमें रफेज हम लोग क्या देते हैं? रफेज के रूप में इसमें हम लोग भोजन देते हैं। तो रफेज के रूप में हम लोग देते हैं उसमें रफेज के रूप में हम लोग कंटेंस फाइबर्स, इसमें फाइबर्स रहता है, कंटेंस फाइबर्स, तो इसमें फाइबर्स रहता है। उसके बाद जो है आपका कंसंट्रेट्स रहता है। दूसरा जो होता है आपका वो होता है कंसंट्रेट्स में हम लोग जानवरों को चारा के रूप में आपको कुछ
खल्ली वगैरह खिलाते हैं, आपका बादाम का खल्ली खिलाते हैं, चोकर वगैरह खिलाते हैं। बहुत अच्छा सप्लीमेंट उसको हम लोग देते हैं, फूड सप्लीमेंट, जिससे उसका न्यूट्रिशनल डाइट बढ़ता है। उसमें विटामिन वगैरह की मात्रा रहती है, उसमें हम लोग कैल्शियम भी देते हैं। तो कंसंट्रेट्स में कंटेंट्स लो फाइबर बट हाई न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, इसमें फाइबर कम रहता है, कंटेंट्स लो फाइबर्स बट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज इनका होता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज इनका होता है। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेट्स। उसके बाद फीड एडिटिव्स भी होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है आपका है फीड एडिटिव्स। फीड एडिटिव्स फीड एडिटिव्स में हम लोग क्या देते हैं, भोजन उनका जो देते हैं, इंक्लूड्स फूड दैट कंटेन्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनको चाहिए इंक्लूड फूड दैट कंटेन्स, उसमें कैल्शियम रहेगा आपको, दैट कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के रूप में कैल्शियम, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट कैन प्रोमोट हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन, दैट कैन प्रोमोट, जिससे उनका स्वास्थ्य और उनका दूध देने का क्षमता अधिक रहेगा। दैट कैन प्रोमोट मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क दैट कैन प्रोमोट देयर हेल्थ, स्वास्थ्य रहेगा तो मिल्क भी अच्छा देगा। दैट कैन प्रोमोट देयर हेल्थ एंड मिल्क प्रोडक्शन, तो ये हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो है ये करते हैं। डिजीज कंट्रोल में जानवरों से होने वाली बहुत सारी बीमारियां भी होती है, उससे हम लोग उसको देखभाल करते हैं। समय समय पर उनको हम लोग टीकाकरण भी करते हैं, समय समय पर जो है उनको हम लोग इंजेक्शन वगैरह देते हैं, उनको मैनेज करते हैं। और इस तरह से हम लोग जो है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये एनिमल हस्बेंड्री के जरिए जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, जो हमारा कैटल है, उसको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करा करके ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करा सकते हैं। तो हम लोगों ने कैटल फार्मिंग को यहाँ पर कंप्लीट किया। उसके बाद आपका पोल्ट्री फार्मिंग और फिश प्रोडक्शन और बी कीपिंग जो है वो रह जाता है, उसको भी हम लोग एक और पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, like the video. If you have a good consent, then you can like the video, share the video and subscribe my channel. Thank you for watching.